Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE सैम्पल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 26। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हैंस द वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाइए आप। ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया मैंने, इसका नाम डाल दीजिए कुछ ना कुछ M1 M2। अब जैसा कहा है वैसा कर देखो। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, तो प्लेन वेव फ्रंट एक इंसिडेंट करिए ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दीजिए आप। तो मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर दिया AB। इसे एक प्लेन वेव फ्रंट बोल रहे हैं, ऐसे सरफेस है पूरा एक ऐसे, ठीक है, इंसिडेंट किया। और अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल कि जो वेव फ्रंट होता है उसके जो रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये रेज जो आएंगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेज होंगी वो इस वेव फ्रंट के कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी ऐसे। इसे फर्स्ट रेज और इसे सेकंड रेज, किसी को भी फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, ठीक है। ये रेज हो गई और ये इंसिडेंट किया है, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट और मिरर के बीच में एंगल आई है, इंसिडेंस एंगल है। सर एंगल तो हम कहते हैं कि किसके बीच में होता है, एंगल तो सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। आपने इसे आई क्यों कहा, तो ज्योमेट्री से ये आई आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो ऐसे, यहां सर ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं, बिल्कुल आई। अब बताओ इसके और इसके बीच में कितना एंगल, तो 90 डिग्री, क्योंकि वेव फ्रंट के रेज हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला 90 माइनस आई। हाँ सर, तो ये और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर 90 माइनस आई घटा देंगे तो ये आई आ जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो A डैश, तो जितना हमने डायग्राम बनाया है ना उतना हम लिख लेते हैं, उतना ही हम लिख लेते हैं। तो देखो मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहां दिखा देता हूं आपको। AB इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर M1 M2। तो देखो ये AB एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट कर रहे हैं M1 M2 पर, ठीक। और एट एंगल BAA डैश कितना है, I है। 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रेज परपेंडिकुलर टू प्लेन वेव फ्रंट AB। यहां पर प्लेन वेव फ्रंट AB लिख लेना, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट AB। तो देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है, ये है ना। AB एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये इंसिडेंट हो रहा है किस पर, मिरर M1 M2 पर। कितने एंगल्स हो रहा है, BAA डैश I, तो BAA डैश I और 1 and 2 आर करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे हैं परपेंडिकुलर टू AB। तो AB के परपेंडिकुलर है, यहां जैसा बनाया वैसे ही वहां लिख दिया। अब आगे क्या करना है जरा वो समझते हैं। अब थोड़ा सा हाइगन प्रिंसिपल आना चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, इस प्लेन वेव फ्रंट AB पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल, कोई सा भी पॉइंट सो, एवरी मीडियम का पार्टिकल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। मतलब एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करता है। मीडियम का पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स की तरह से वेव करता है और इमिट ऑल डायरेक्शन न्यू वेव। उन न्यू वेव को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। तो हम ये मान लेंगे कि इस AB पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल एक न्यू सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह से वेव कर रहा है और इमिट कर रहा है न्यू वेवलेट, जिसका नाम है, न्यू वेव्स कर रहा है, उसका नाम होता है सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। तो ये लाइन हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले। According to Huygens principle, every point on AB is the source of secondary wavelet, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेते हैं कि B से निकलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट, वैसे A और B से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगी वो एक साथ निकलेंगी, एक साथ वो सेकेंडरी सोर्स की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन थोड़ा सा पहले हम इसको बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन होगा वो दोनों काम एक साथ। तो B से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट लेट कर लेते हैं A डैश से
मिरर M1 M2 के पॉइंट ए डैश से टी सेकंड में स्ट्राइक करती है। ये लेट कर लिया। अब सोचो अगर ये टी सेकंड में यहां ए डैश से स्ट्राइक कर रही है तो कितनी डिस्टेंस चली, तो ये डिस्टेंस सेकेंडरी वेवलेट चली बी ए डैश, और डिस्टेंस निकालें तो स्पीड इनटू टाइम, तो मान लो ये सेकेंडरी वेवलेट की स्पीड जो है वो v है, और v है तो v और t सेकंड में स्ट्राइक कर रही है तो डिस्टेंस कवर करी उसने v इंटू टी। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल लिया हमने। ठीक है सर, तो ये लाइन लिख भी देंगे हम। लेट किया है हमने, सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम b स्ट्राइक m1 m2 एट a डैश। मैं भी ये कह रहा हूं कि सेकेंडरी वेवलेट जो b से निकल रही है वो मिरर m1 m2 के पॉइंट a डैश पर स्ट्राइक कर रही है इन t सेकेंड, इसीलिए बी ए डैश की जो वैल्यू है वो v इंटू टी है। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लेट कर ली। नाउ अब ए से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी, अच्छा बी से और ए से निकलने वाली सेकेंडरी एक साथ निकलेंगी, पहले हमने बी की बात कर ली, फिर ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट सेम टाइम टी में, जितने टी टाइम में, जैसे ये यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंची, टी सेकंड में पहुंची, उसी टी सेकंड में सेम टाइम टी सेकंड में, उसी टी सेकंड में ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगी, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी उसी टी सेकंड में। तो देखो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और स्पीड एक मीडियम में सेम ही रहती है और टाइम हम सेम ले ही रहे हैं, तो डिस्टेंस भी सेम ही होगी, है ना। तो इसीलिए ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम टाइम टी में, v इंटू टी। भाई टाइम चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज नहीं हुई, टाइम सेम रखना है हमें। जब जानते हो जब एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट हम ड्रॉ करते हैं तो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दोनों वेव फ्रंट के बीच में जो सेकेंडरी वेवलेट द्वारा कवर किया टाइम है, टाइम जो लग रहा है वो सेम होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट कॉन्सेंट्रेट करने वाला पॉइंट है। तो ए से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट भी टी सेकंड में, उसी टी सेकंड में v इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब वो कहां तक जाएगी हमें मालूम नहीं, तो ए को क्या मान लो सेंटर, और रेडियस ले लो v इंटू टी, और एक आर्क बना दो, तो ए को सेंटर मान के v इंटू रेडियस, v इंटू टी रेडियस का एक आर्क बना देंगे यहाँ। तो देखो ये डिस्टेंस है इतनी, तो यहाँ पे भी एक ऐसे आर्क बना देंगे, तो मैंने ये आर्क बना दिया, और यहां से एक सेकेंडरी वेवलेट निकाल दी, ये रही, और ये डिस्टेंस कवर करी इसने ए बी डैश, और ए बी डैश की जो वैल्यू है ये भी v इंटू टी है। ये तो देखो हमने जितना बोला उतना लिख लेते हैं पहले। द सेकेंडरी वेवलेट फ्रॉम ए विल ट्रेवल द सेम डिस्टेंस v इंटू टी इन द सेम टाइम, इस पर लाइन ध्यान रखें, इन द सेम टाइम। देयरफॉर विद a एज अ सेंटर और v इंटू टी एज अ रेडियस ड्रॉ एन आर्क b डैश सो दैट ए बी डैश इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां तक आ गया। अब हाइगन प्रिंसिपल का अगला स्टेप यूज कर रहे हैं। अगर हम इस a डैश से इस आर्क पर, आर्क b डैश पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये तो ये टेंजेंट पर इस लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो देखो यहां से जब यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकली तो ये इस वाले पॉइंट पे पहुंची, कितना समय लिया t, और यहां से भी जो वेवलेट निकली वो यहां से यहां तक पहुंची, कितना समय लिया t। तो ये a डैश और b डैश पर लाई करने वाले जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो एक साथ ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, सेम फेज में ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनको एनर्जी जैसी मिलेगी पार्टिकल को वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक साथ शुरू करा, सेम टाइम में मिल रही एनर्जी, है ना। तो इसीलिए इस a डैश b डैश को हम क्या बोल सकते हैं, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया, या ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोलेंगे इसको। और इसमें ये वाली जो रेज है 1 डैश, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट आ रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये 2 डैश। 1 डैश एंड 2 डैश अगर ये वेव फ्रंट है, इसे वेव फ्रंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाई करने वाला जो मीडियम का पार्टिकल है वो सेम फेज में ऑसिलेट करेगा। तो 1 डैश एंड 2 डैश करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होंगी, रिफ्लेक्टेड वेव रेज होंगी जो a डैश b डैश के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये लाइन लिख देंगे हम यहाँ पे। फ्रॉम a डैश ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन,
a dash b dash टचिंग द स्पेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट b dash। तो देखो ये एक स्पेरिकल आर्क है b dash, a dash से इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। Therefore a dash b dash the secondary wave front after t सेकंड बाद ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है। दिस वुड एडवांस इन द डायरेक्शन रेज 1 dash and 2 dash which corresponding to reflected ray perpendicular to a dash b dash। Then a dash b dash would represent the reflected wave front। a dash b dash क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो देखो ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा ना, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट फॉर अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये तो डायग्राम बनाना है हमें, है ना। इसमें चाहो तो इसे आर बोल सकते हो, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। सॉरी ये नहीं, ये वाला वेव फ्रंट के साथ, वेव फ्रंट ये है ना, तो वेव फ्रंट के साथ मिरर आर एंगल बनाएगा। यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ बना रहा है मिरर आई, ज्योमेट्री से चेक कर सकते हो। इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। इसके बीच में कितना एंगल? 90। तो ये आर है तो ये वाला एंगल 90 माइनस आर, और इसके बीच में 90, तो 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो ये आर बचेगा, तो ये एंगल आर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें ये प्रूव करना था लॉ, कि वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग द हाइगन प्रिंसिपल। तो एक बात बताइए, अगर ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, कौन कौन से? ट्राइंगल ए बी ए डैश और दूसरा ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश। एक तो ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज, कि अगर हम प्रूव कर दें तो उस वाली कंडीशन में आई और आर इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसकी तीन प्रॉपर्टियां इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? तो ए डैश दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, तो एक तो ये दोनों के लिए कॉमन साइड है ए डैश। दूसरा एंगल ए बी ए डैश और एंगल ए बी डैश ए डैश, ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट के हमेशा रेज परपेंडिकुलर होती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल्स। तो ये 90 डिग्री हो गया। दूसरी बात, बी ए डैश डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बी ए डैश और ए बी डैश डिस्टेंस, एंड बी ए डैश डिस्टेंस और ए बी डैश डिस्टेंस इक्वल है v इंटू टी। तो देखो तीन प्रॉपर्टी इक्वल हो गई। हैंस हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो आप ये देखेंगे अगर इस सेम शेप और सेम साइज के हैं तो हेंस आई बराबर आर, ये है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर सेम शेप और सेम साइज के होंगे तो आई और आर ओवरलैप करेंगे। देखो ये साइड तो इस पर ओवरलैप नहीं कर सकती, तो इसको जो ये वाला जो ट्राइंगल है आपको इसको पहले पलटना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पलट लेना, और पलटने के बाद सरकाओगे ना तो आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, आर आई के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और उस वाली कंडीशन में आई और आर ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही तो आपका सेकंड लॉ कह दो या फर्स्ट लॉ कह दो, जो कहना है, ठीक है। दिस इज प्रूव दैट फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस प्रूव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या कहता था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो ये एक ही प्लेन में तो लाई कर रही हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सब इसी प्लेन ऑफ पेपर में तो लाई कर रही हैं। या फिर इसे एक्सप्लेन करना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, जरा ध्यान देना, ठीक है। एक पेज ले लेता हूं, ध्यान से सुनना अब इसको, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को पहले कि यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट,
परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। देखो ये तो हो गया प्लेन ऑफ पेपर और ये हो गया वेव फ्रंट इंसिडेंट। तो इस प्लेन ऑफ पेपर और इस सरफेस के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। एंड इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और इंसिडेंट रे जो हैं वो इस प्लेन वेव फ्रंट ए बी के कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। देखो रेज ऐसे आ रही हैं इधर से, परपेंडिकुलर है सरफेस के। हैंस इंसिडेंट रे लाइज ऑन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। जब आपका ये वेव फ्रंट इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और इंसिडेंट रे इस प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, तो इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ पेपर में लाई करेंगे, मतलब पैरेलल होंगी, है ना। डायग्राम से देखिए, ये लाइन लिख देनी है बस केवल। एक तो ये पॉइंट हो गया। एंड सिमिलरली अगर आप यहां पे देखोगे कि जो प्लेन ऑफ मिरर है, प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। एंड देखो ये प्लेन ऑफ मिरर ऐसे हो गया, ये प्लेन मिरर का प्लेन हो गया और ये आपका पेपर का प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये लिख दिया मैंने ऐसे। एंड नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर, प्लेन ऑफ मिरर। हेंस नॉर्मल also lies on plane of paper, plane of paper। तो देखो नॉर्मल इस प्लेन ऑफ मिरर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर के कैसा है, लाई कर रहा है, मतलब पैरेलल है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। सिमिलरली ऐसे यहां लिख सकते हो आप सिमिलरली कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। तो देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव का, वेव फ्रंट का प्लेन है और ये प्लेन ऑफ पेपर है, परपेंडिकुलर है। एंड रिफ्लेक्टेड जो रे हैं परपेंडिकुलर रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल। हैंस रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, प्लेन ऑफ वेव फ्रंट के, तो रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। Hence reflected ray lies on plane of paper। तो देखो यहां रिफ्लेक्टेड रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है, नॉर्मल भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहा है और इंसिडेंट रे भी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रही है। दैट मीन्स ये तीनों की तीनों सेम प्लेन ऑफ पेपर में, एक ही प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। यही तो सेकंड लॉ है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।